अब तक जो उनकी लिखी गई रचनाएं हैं उनका नाम लेकर उनके बारे में आपसे नहीं बताऊंगी। जाहिर सी बात है कि हिंदी की दुनिया में वे एक जाना पहचाना नाम है और हम लोग लंबे समय से उन्हें पढ़ते आए हैं। उनकी बहुत से कथा संग्रह और उपन्यास आप लोगों ने पढ़े हैं, उसके बारे में आप जानते हैं। आज जिस रचना पर सुनने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं वह उपन्यास है अस्थि फूल। इस उपन्यास को मैंने पढ़ा और जो मुझे समझ आया कि इस उपन्यास का जो केंद्रीय थीम है वह है न्याय। चौतरफा जो अन्याय हो रहे हैं उस अन्याय के विरुद्ध जो न्याय की मांग है वह इस उपन्यास का मूल है। झारखंड के जो आदिवासी गांव हैं और वहाँ का जो जीवन है वह तो इस उपन्यास में शामिल है ही, लेकिन इस उपन्यास का कैनवास उस पूरी कथा से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है जहां वो झारखंड से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक की यात्रा करती हैं। कम शब्दों में यदि कहा जाए तो यह उपन्यास नवोपनिवेशिक कारपोरेट्स की जो गुलामी है उस गुलामी को भी सामने लाता है। और इस उपन्यास को पढ़ते हुए यह महसूस होता है कि स्त्री रचनाकारों की दुनिया जिसके बारे में बातचीत होती रही है, जो हमारा आज विषय भी है कि स्त्री उपन्यास लेखन का वर्तमान परिदृश्य कैसा है, स्त्री रचनाकार कैसे सोच रही हैं, कैसे लिख रही हैं, यह उपन्यास कहीं न कहीं इस शीर्षक की शिनाख्त करता है और हमें बताता है कि हमें अपने स्त्री रचनाकारों के प्रति आश्वस्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो लेखन क्षेत्र है, उनके लिखने का जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है और ऐसे कई मौके आएंगे जब वो कई ऐसे विषयों पर लिखेंगी जो हमसे अब तक छूटते रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ आज अंतिम रचनाकार के रूप में मैं प्रोफेसर अल्पना मिश्र जी को यहाँ आमंत्रित करूंगी कि वो यहाँ आए और अपने उपन्यास अस्थि फूल की रचना प्रक्रिया पर और रचना प्रक्रिया के दौरान जो उनका अनुभव रहा उस पर हमसे बातचीत करें। अल्पना मिश्र जी। प्रबुद्ध मंच और मंच के इस तरफ इतने प्रबुद्ध साथी, सोचते हुए तो मैं कुछ और आ रही थी, लेकिन जैसा कि यहाँ बैठकर सुनते सुनते कुछ और सोचती गई, उसमें मुझे वर्जीनिया वुल्फ बहुत याद आती रही कि उन्होंने जब इंग्लैंड की लाइब्रेरी में स्त्रियों के जीवन पर, उसकी समस्याओं पर किताब खोजने की कोशिश की तो किताब ही किताब थी। इतनी किताब थी, इतना इंटरेस्टिंग विषय भला छूट सकता है। तो इतनी किताब थी, इतनी ज्यादा किताब थी, शेल्फ के शेल्फ भरे हुए थे। लेकिन तब तक स्त्रियों की वास्तविक समस्या पर प्रकाश नहीं डाल सका जब तक कि उन्होंने खुद ही लिखकर नहीं बता दिया। तो ये कुछ वैसा ही है कि कोई भी बोले बिना कैसे रह सकता है। लेकिन सोचती तो मैं आ रही थी चीनी उपन्यासकार के बारे में, पर उससे पहले मैं एक दो बात कहूँगी। मेरे साथ दो साथी रचनाकार हैं जिनकी बहुत अच्छी दो किताबें आई हैं, दो उपन्यास आए हैं और उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई। मैंने गरिमा जी की किताब नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ पाई, और लेकिन मैंने चन्ना तुम उगियो पढ़ी है और उसके आस्वाद का एक अलग रूप है। और जहाँ तक भाषा की बात है तो भाई ये बनारस है, किसी की नहीं सुनता, इसकी फक्कड़ी का क्या करना। और न ये भोजपुरी है ना ये अभी है, और अगर ये साहित्य समाज कबीर को पढ़ लेता है, रेणु को पढ़ लेता है, तो भला ये समस्या कैसे आ सकती कहीं पर भी किसी भी ऐसे प्रयोग के साथ। अलबत्ता भाषा का एक आस्वाद जुड़ता ही है। तो मुझे तो बहुत बहुत आनंद आया। अब अलग अलग तरह से सोचने का
चूंकि मेरा इलाका है तो जाहिर सी बात है कि मुझे बड़ा परिचित सा लगा और सारी चीज़ें इतनी पहचानी हुई लगी और कई गीत वो हमारे सुने हुए थे, कई चीज़ें हम इतनी जल्दी पकड़ते थे जो शायद आप या कोई दूसरा मुश्किल से पकड़े। हो सकता है कि जैसे मुझे संथाली के निकट जाते जाते थोड़ा वक्त लगा और संथाली के गीत पूरी तरह आत्मसात करने, और एक वक्त ऐसा आया जब मैं उस गीत पर गाने लग गई और नाचने भी लग गई, झूमने थोड़ा थोड़ा। तो भाषा का तो ये कमाल होता है, आप निकट जाते हैं तो वो अपना लेती है, और आप नहीं जाते हैं, दूर दूर से कहते हैं ये हम जानते ही नहीं, तो वो भी दूर दूर सहमी सी खड़ी रहती है। तो जितना निकट जाएंगे उतना ही ज्यादा समृद्ध होंगे। दूसरी बात कि मैं भले ही गर्मा जी की किताब नहीं पढ़ पाई, पर मुझे लगता है कि उनका विभाग बहुत अच्छा है कि कुछ पेज तो पढ़ा, वरना ज्यादातर हिंदी के विभाग ऐसे हैं जो नया तो पढ़ ही नहीं सकते और चले नहीं पढ़ सकते, लेखकों से घृणा तक करने लगते हैं। बड़ी मुश्किल स्थिति है, एक विपर्य बनता है, पढ़ा रहे हैं पर लेखक बहुत उनके लिए अच्छे रूप का। वैसे भी लेखक किसके काम की चीज है, किसी के काम का नहीं है। लेखक तो सबसे बेचारा प्राणी है, दुखी होता रहता है, संवेदना से ओतप्रोत रहता है। तो अब मैं जहां से सोचती आ रही थी कि मुझे अपने उपन्यास की रचना प्रक्रिया पर बात करनी है, तो मुझे चीनी उपन्यासकार मोयान याद आ रहे थे कि किसी लेखक के लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, बोलने का सबसे अच्छा तरीका है उसका लिखना। लेकिन तुरंत ही मुझे निर्मल वर्मा याद आ गए। बोलने से बचने के लिए तो लेखक लिखता है और फिर उसी लिखे हुए पर बोलना पड़ता है। तो कोशिश करूंगी कि हालांकि लिख देने के बाद वो सब आपका है, सबका है, फिर भी ये बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे ये सब कुछ घटित होता गया और एक कैसी ऐसी स्थिति आई जब इस उपन्यास को लिखने की गति में दृढ़ता पाई। इस उपन्यास को लिखने में करीब 8 वर्ष लगे। और मैं चूंकि झारखंड, वैसे लोगों को लगता है कि भाई मेरा तो बनारस है, पूरब है, गोरखपुर बस्ती है, तो भला उधर झारखंड कहाँ से मेरा, झारखंड भी मेरा उतना ही है। और ये कोई तय नहीं कर सकता कि रचनाकार का इस हिंदुस्तान में कौन सा इलाका होगा, सब हमारा है। तो सब हमारा है, हम उतने ही सबके हैं। लेकिन झारखंड वैसे भी हमारा है, मेरी ससुराल धनबाद में है, और गिरिडीह, हजारीबाग, ये सब जो आसपास मैंने चुना उतना ही जो मेरी जानकारी में था, जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती थी, और संथाल परगना पूरा जिसे मैं जानती थी, पहचानती थी, जहाँ के दुख दर्द परेशानियों को लेकर विचलित होती रहती थी, वो इतने मेरे अगल बगल घटित हो रही थी। उनको एक संवेदनशील व्यक्ति कैसे नजरअंदाज करके निकल सकता है। वो पात्र जो इसमें आए, उनसे आए दिन की मुलाकातें थी, वो गांव उजड़ते थे, उनको देखते थे अपनी आंखों से। मेरे देवर की नौकरी लगी गिरिडीह ग्रामीण बैंक में, पहली नौकरी से मिली, तो हम सब लोग गिरिडीह चले गए गिरिडीह को देखने के लिए। तो पता चला गिरिडीह जाना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है, रोड तक ठीक नहीं थी, बस जाती थी, बस भी के अब थोड़ा सा थोड़ी बढ़ोतरी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वहाँ सारी स्थितियां जो थी, और वो सारी चीजें देख रही थी, नोट कर रही थी, लिख रही थी, बार बार लिखती थी, लेकिन लगता था कि नहीं, ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है। बार बार लिखती थी, वो छोड़ देती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, कई साल पहले की बात है ये, कि मैं एक विश्वविद्यालय में रोहतक गई पीएचडी का वाइवा लेने के लिए। और अब देखिए कि कहीं भी मनुष्यता की इस देश में कमी अभी भी नहीं है, मेरा बहुत विश्वास है इस पर। तो वहाँ मुझे कुछ लड़कियां ऐसी मिली जो कहने लगी कि मैम से हमें कुछ देर बात करनी है अकेले में। तो वाइवा लेकर निकले थे, लंच के लिए सब लोग ले जाते, जैसा होता है उस तरह से, लेकिन
मैंने कहा नहीं ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा किनारे जा करके बात करने, क्या बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें और अकेला चाहिए। तो और दूर गए। अब बताओ, तो लड़कियां, उसमें से एक लड़की पहले रोने लगी, फिर दूसरी भी रोने लगी कि ऐसा कुछ इनके साथ कोई दुर्घटना इन बच्चों के साथ हुई है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन उन बच्चों के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। वो बच्चे ठीक ठाक परिवारों के बच्चे थे, पढ़ने के लिए आ रहे थे, उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त थी, वे दूसरों के लिए रो रहे थे, वो अपने आसपास के लिए रो रहे थे, जिनसे वो लोग रोज यात्रा करते थे, रोज वापस जाते थे। और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। और मैंने कहा बस 2 ही दिन के बाद संडे पढ़ना है, मैं आ रही हूँ, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। और उसके बाद जहाँ मैं जो कुछ झारखंड में नोट कर रही थी, और वो हजारीबाग और हमारा बड़का गांव, जो लोग उधर के होंगे वो जानते होंगे, सिंदूरी गांव सचमुच है वहाँ, जो वहाँ के होंगे वो जानते होंगे कि कैसे प्रकृति की वो सिंदूरी आभा उस पर, कैसे सूरज की वो कैसे झनकर आती, कैसे पूरा गांव ही सिंदूरी हो जाता रहा होगा एक जमाने में। और कैसे वो बार बार वो सारी चीजें, वो वहां मैं जाती हूँ पहले चैप्टर में बार बार कि देखो हम कहाँ से चलकर कहाँ पर पहुंचे हैं, कहाँ गई वो सोन चंपा, उसके साहस का, उसके मूल्यों का, जीवन मूल्यों का, मानवीय मूल्यों का आज क्या हश्र है, क्या स्थिति है। उस एक पूरी दुनिया को कैसे किस रूप में हम आज अपने सामने पा रहे। हमारे वर्तमान में बार बार एक हस्तक्षेप करता हुआ समय, हांट करता हुआ समय होना ही चाहिए। ये भी एक बड़ा मुश्किल था कि हम कैसे उसे लिखें। तो वहां जाकर के उन लड़कियों से मिलने के बाद मैं इतनी मुझे आत्मग्लानि महसूस हुई कि मैं इस चीज को इतने सालों से लिख रही हूँ, लेकिन मैं पूरा नहीं कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ, फिर थोड़ा लिखती हूँ, फिर रुक जाती हूँ। मैं उसको इस तरह से नहीं ले पा रही हूँ कि इतनी बड़ी समस्या है जो हमारे आसपास चल रही है और हम कह नहीं रहे हैं, उसे एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। तो जींद की जो यात्राएं शुरू हुई, उन्होंने मुझे इतना बदला और उन लड़कियों ने इतना बदला। मैंने मतलब दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे हर हाल में पूरा करना है ये उपन्यास, कुछ भी हो जाए। खाना पीना छूट जाता था। जब उपन्यास पूरा होने के बाद मैं बीमार पड़ी तो मेरे पति ने डॉक्टर से, उन्होंने कहा इनको नहीं बोलने, ये क्या बताएंगी कि क्या हुआ, मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटी सी टेबल घर में है, कैसे उस पर दिन रात ये पड़ी रहती हैं, इनको तो बीमारी होनी ही है। और मैं तो डरता था क्या हो जाएगा, चलो ठीक है इतना ही हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड इतना नाराज हो गए थे, पूरा परिवार ये पागलपन सवार हो गया, जुनून की तरह, पागलपन की तरह। अपना खाना, जब मैं जीन से लौटती थी, अपना खाना लगता था कि एक लग्जरी उठा रहे हैं। जो हम रोज खाते हैं वो दरअसल एक बहुत बड़ी लग्जरी है। और खाना नहीं खा पाती थी, रोती थी। और सारी चीजें लगता था कि हम इतनी सुविधाएं, मतलब मानो ये कोई बड़ा अपराध हमसे हो रहा हो कि हम इतनी सारी सुविधाएं लेकर बैठे हैं। और वो भूख के देश से आई लड़कियां, यही वाक्य मैंने, क्योंकि जब मैं एक उसमें गई, एक एनजीओ में, तो वहां एक छोटा लड़का था, उसने सब खोल के दिखाया, मेरठ का पूरा नारी निकेतन, सब कुछ एकदम पागल हो गई थी बिल्कुल से। तो उन्होंने खोल के दिखाया, तो उस छोटे लड़के ने बिल्कुल ऐसे किशोर वय का, उसने कहा कि बहुत सी लड़कियां अलग अलग जगहों की थी, तो उसने कहा कि मैडम कोई एक जगह थोड़ी ना है, ये तो भूख के जगह से आई हैं। तो मुझे वो बात इतनी लग गई कि ये भूख के देश की लड़कियां हैं, और भूख वो सबसे बड़ा कारण है जो यहां तक चीजों को ले आ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर एकदम इस वाली स्थिति में पहुंच गई कि मुझे नागार्जुन याद आते थे। रोता हूं, लिखता जाता हूं, कवि को बेकाबू पाता हूं। ऐसे न जाने किस उस जुनून में जितना लिखा उतना एडिट भी करना पड़ता था। इसके बावजूद आप सोचिए कि वहां एक उपन्यास में एक चैप्टर आता है, हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन। वो दरअसल मेरा अनुभव है। मेरे घर के लोगों ने जब पढ़ा तो कहा कि अरे ये तो हम लोग भी एक बार ऐसे फंसे थे। मैंने कहा हम ही लोग फंसे थे। हम ही लोग फंसे थे। ये पात्रों को मैंने वहां रखा है।
वो सन्नाटा, वो शोर, वो आवाज, वो दहशत, वो हमने खुद महसूस की थी। और वो सारे वो पात्र जो लोग वहां पर हैं वो कैसा महसूस करते होंगे, ये मेरा एकदम फर्स्ट हैंड अनुभव था। और इसके बावजूद आप देखिए कि इतनी परेशानियां हैं, इतना सब कुछ है, इतनी त्रासदी है, इतना कठोर जीवन है, इसके बावजूद जीवन की तरंग, जीवन का फलसफा बचा हुआ है। संथाली भाषा को मैंने खूब मनन से सीखा, क्योंकि उसके बिना आप बहुत सारी चीजों से दूर रह सकते थे। और उसमें ही संथाली भाषा का ही लोकगीत है जिसमें ये लाइन आती है कि अस्थि फूल मैं लूंगी। मेरे प्रियतम की हत्या कैसे हुई है और कहां उसकी बॉडी जा करके उस खोह में गिरी है, लेकिन इसके बावजूद संकल्प देखिए, लोकगीत के भीतर का संकल्प है कि अस्थि फूल मैं लूंगी। फिर भी तो ये जो संकल्प है वो बड़ी चीज है। मानवीय जिजीविषा, ये जिजीविषा अगर रहेगी तो ये संकल्प बचा रहेगा, ये जीवन बचा रहेगा। तो ये जो इसके बावजूद राग रंग, बहुत सुंदर सुंदर बहुत रिदम है गीतों में, तो वो लोकगीत, वो दूसरी क्या था कि इन सारी चीजों के कारणों की तरफ और दो चीजें लगातार समानांतर इस किताब में चलती रहती, इस उपन्यास में। एक है जनांदोलनों की बिक्री, बड़े जन आंदोलन हुए, बहुत शक्तिशाली, लेकिन कैसे वो बिखरे, क्या था, वो सारा जो इतिहास है वो समानांतर चल रहा है। दूसरे उसी के बरक्स चल रहा है स्त्री गर्भ की बिक्री और पृथ्वी के गर्भ की बिक्री, वो भी बेचे जा रहे हैं लगातार। तो ये सारी जो चीजें थी, मतलब इतिहास और इनका जो रिश्ता है, इन दोनों को देखते हुए कैसे कैसे इसको पूरा कहा जाए कि सारा अंधेरा भी आए और थोड़ा सा उजाला मेरे हाथ से जाने ना पाए। ये एक कोशिश थी। दूसरी क्या था, मुझे लिखना क्यों ये जरूरी लगा कि ये उपन्यास लिखा ही जाए। ये संकट स्त्री का, सृष्टि का तो था ही, संवेदना का, सियासत का तो था ही। ये संकट सबसे बड़ा था मनुष्यता पर। और मैं समझती हूँ कि स्त्रियां जब तक उन पूर्वाग्रहों से, जिसके आधार पर उनको हमेशा देखा जाता है कि वो बस अपने उसी घर के भीतर की बातें, पति पत्नी संबंध, प्रेम त्रिकोण वगैरह वगैरह, इनसे बाहर आकर एक कदम नहीं लेंगी और अपने सामाजिक सरोकारों की बात नहीं करेंगी, सारी दुनिया पर कैसे वो सारी दुनिया को अपनी तरह देखती हैं या किस दृष्टि से देखती हैं, क्या ट्रीटमेंट है उनका, तब तक बात तो नहीं बनेगी, तब तक वो एक कदम, वन स्टेप फॉरवर्ड तो नहीं होगा। तो ये भी है कि, और ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो रहा, हो रहा है, ये बहुत सारी जगहों पर ये हो रहा है। तो ये भी एक चीज थी। दूसरी बात जो आती है वो है शिल्प की। शिल्प के साथ कैसे कहें का मेरा हमेशा से संघर्ष रहा है। शिल्प एक ऐसी चीज है कि उसको कैसे बनाया जाए कि उसमें ऐसी सारी जटिलताएं प्रकट की जा सकें, अभिव्यक्त की जा सकें। सबसे पहले राजन यादव ने मुझे कहा था कि ये कैसा शिल्प है, मेरी कहानियों को लेकर कहा था, असंबद्धता का शिल्प लेकर आई हैं हिंदी में, हिंदी वाले नहीं जानते। फिर मुझे नहीं पता था कि ऐसा शिल्प मैं लेकर आ रही है या मेरी कहानियों में बन जा रहा है। फिर मैंने पढ़ा क्या है ये, और पता चला कि हाँ, कुछ कुछ ब्रेथ का, पूरी तरह तो नहीं, कुछ कुछ ब्रेथ का, असंबद्धता का शिल्प आता है। और वो कहीं कोई एक ऐसा चैप्टर या कोई एक ऐसा दृश्य मैं लाती हूँ जो आखिरी तक हांट करता रहे। यहाँ पहले चैप्टर की सोन चंपा के लिए मुझसे सभी पूछते रहते, वो कहाँ गई, कहाँ गई, वो कहाँ गई? अरे वो वहीं गई जहां आपको वर्तमान में खड़ी दिख रही है। और अगर आप चिंतित नहीं हैं कि सोन चंपा वहां पहुंच रही है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। वो हांट करता रहता है कि वो क्या हुआ, वो जो था पहले वो कहाँ चला गया। तो ये इस तरह की एक टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश अनजाने होती रही। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा मुझसे हो रहा है। तो ये सब एक
कोशिश थी कि मनुष्यता पर जो ये मनुष्यता स्त्री का भी उतना ही बड़ा सरोकार है। इसमें स्त्री पुरुष जैसा कुछ नहीं होता। लेखन के डेस्क पे होते हैं तो सारे पात्रों के साथ वैसे ही कायांतरण करना पड़ता है जैसे कोई भी रचनाकार करता है। तो बस इतनी ही बात मैं कहूंगी कि ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे इस प्रक्रिया से गुजार ले गई, और अब तो लगता है कि कैसे कर डाला, पर हो गया। और बहुत तेजी से इसे विदेशों में लिया गया, बहुत सारी विदेशी भाषाओं में इसे ले लिया। संयोग से कल से ही जो जापानीज में ट्रांसलेट कर रहे हैं वो टीम आई हुई है, और कल से ही उनके साथ वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं। 3-3 घंटे एक बार में बैठते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, और मतलब तब जाके पता चलता है लेखक को कि अच्छा ऐसा सब लिख गए हैं हम इतनी मुश्किल आ रही है इनको, पर वो कर रहे हैं बहुत सारी भाषाओं के साथ, ऐसे लगातार चल रहा है। फिर 2 महीने बाद दूसरी टीम आ रही, तो इस तरह लगातार चल रहा है। यानी कि ये जो एक बहुत बड़ी त्रासद स्थिति हमारे आसपास है उसकी नोटिस ली जा रही है। बहुत धन्यवाद। उपन्यास की रचना प्रक्रिया पर इस विस्तृत बातचीत के लिए आपका शुक्रिया मैम। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हमने हिंदी में, अन्य भारतीय भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में बहुत सी फिल्में देखी हैं, और मुझे लगता है कि इसकी पूरी रचना प्रक्रिया को सुनने के बाद आपको इस उपन्यास को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे आप इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो पूरा तंत्र है उसे आप बेहतर तरीके से समझ सकें। इस उपन्यास पर बातचीत के लिए हमारे पास 2 वक्ता मौजूद हैं, राकेश रेणु जी और डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी। सबसे पहले मैं इस उपन्यास पर बातचीत के लिए राकेश रेणु जी को बुलाऊंगी। हिंदी कविता में आपातकाल के बाद राकेश रेणु जी एक चर्चित कवि रहे। आप सभी हिंदी की आजकल पत्रिका के नियमित पाठक रहे होंगे, और अभी हाल फिलहाल में पिछले 31 जनवरी को राकेश रेणु जी हिंदी आजकल पत्रिका के संपादक पद से सेवानिवृत्त हुए। महीना भर पहले उनके बिल्कुल नए काव्य संग्रह नए मगध में पतिसी हॉल में एक समृद्ध परिचर्चा का आयोजन हुआ था। राकेश रेणु जी लंबे समय से लघु पत्रिका आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। आज अल्पना मिश्र जी के उपन्यास अस्थि फूल पर हम उन्हें सुनेंगे। मैं मंच पर राकेश रेणु जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मित्रों, खराब है। सुधीर प्रताप जी चले गए, उन्होंने जो शुरुआत की थी अस्मिता विमर्श की जरूरत को लेकर के, इसी विश्वविद्यालय में इसी केंद्र के अध्यक्ष और प्रोफेसर अब स्वर्गीय मैनेजर पांडे की किताब है साहित्य का समाजशास्त्र, उसे पढ़ना चाहिए। मुझे शब्दशः याद नहीं है, लेकिन उसमें जो बताते हैं कि भारतीय समाज, और हम जानते हैं कि भारतीय समाज कह देने से बात नहीं बनती, ये बात आगे उपन्यास पर भी लागू होगी कि उस समाज के भीतर अनेक समाज हैं, अनेक संस्कृतियां हैं। कोई एक संस्कृति भारतीय संस्कृति नहीं है, कोई एक समाज भारतीय समाज नहीं है। तो पांडे जी कहते हैं कि भारतीय समाज कायदे से आधुनिक नहीं हुआ, वो उत्तर आधुनिक होने के संदर्भ में बात थी, तो वो उत्तर आधुनिक क्या होगा। और ये जो उपन्यास है या ये जो अस्मिता विमर्श है पहले, उसकी जरूरत तभी पड़ी जब बहुत सारे ऐसे तबके, बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां, ऐसे समाज हमारे देश में मौजूद हैं जो मुख्य धारा के समाजों की तरह विकसित नहीं है, उपेक्षित है। आदिवासी समाज है जिसका ये उपन्यास है, दलित हैं, और हर समाज में स्त्रियां हैं जो सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। तो मैनेजर पांडे कहते हैं कि जब तक ये समता नहीं आएगी सभी समाजों में, तब तक अस्मिता विमर्श की जरूरत बनी रहेगी। वो भी ये नहीं कहते कि स्थायी चीज है, हमेशा बनी रहने वाली चीज है, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन ये आज की जरूरत है।
ये तो एक सुधीर प्रताप जी ने कहा। दूसरे, देह की बात उन्होंने की। देह को, स्त्री देह को खासतौर से दो तरीके से देखें। एक, जिसे वो बाजार की बात कर रहे थे, मुझे बहुत हल्की बात लगेगी, एक फिल्म आई थी पिंक। मैं अपने देह को कैसे बरतना चाहता हूं या कैसे बरतना चाहती हूं, और आप मेरे देह को कैसे देखते, कैसे बरतते हैं, इन दोनों में फर्क है। तो स्त्री को जब बाजार में ले जाके खड़ा कर दिया जाए, उसका प्रतिकार हो, उसके बारे में न लिखा जाए, ये उम्मीद करना और उसको उसकी तुलना में ये कहना कि बाजार ऐसा कर रहा है, ये गलत है। अगर स्त्री स्वयं चाहती है, उसकी अपनी कामनाएं हैं जैसे पुरुषों की हैं, तो उसकी कामना है तो ठीक है, लेकिन आप उसकी देह पर तिजारत करें, ये कहाँ से जायज है, कहाँ से उचित है। ये उपन्यास बहुत सारी बातें की गई हैं। मैं दो एक चीज जैसा परिचय बताया गया। मैं एक तो आलोचक नहीं हूँ, ये आपकी अपेक्षा बहुत उच्च स्तर की बातचीत चल रही है, वो हुई है, इसलिए मैं आपकी उम्मीद को थोड़ा नीचे लाना चाहता हूँ। एक तो आलोचक नहीं हूँ, दूसरे उपन्यास का तो की आलोचना की बात ही, छिटपुट कविताएं कच्ची पक्की लिखता हूँ, तो एक पाठक की हैसियत से अपनी प्रतिक्रिया आपको दे रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, जैसे गरिमा जी का उपन्यास है, दोनों में मुख्य चिंता स्त्री के शोषण की है, उसके देह के शोषण की है। गरिमा जी का जो बोस्निया वाली डायरी थी, देह ही देश, उसमें तो मैंने उसको लिखा भी है, आप और लगभग वही मर्मांतक पीड़ा यहाँ भी है। आप पढ़ेंगे तो आप द्रवित होते जाएंगे, बार बार द्रवित होंगे। खुद अल्पना जी ने अभी बताया, वो खुद रोती नहीं, पाठकों पर भी अगर आप पढ़ेंगे और पढ़ें तो उसका प्रभाव होगा, उसका असर होगा। तो लेकिन गरिमा जी विदेशों के संदर्भ लेती है, और जैसा मैंने कहा, हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे समाज हैं जिनके बारे में मुख्य धारा के लोग नहीं जानते, हमें उन्हें जानना चाहिए। झारखंड या आदिवासी समाज ऐसा ही समाज है। झारखंड आदिवासी समाज तो छोड़ दीजिए, हमारे आपके गांव में, हम सब कहीं कहीं गांव से संबद्ध लोग भी हैं, दलितों की बस्ती है, शूद्रों की बस्ती है, वो सुअर पालते हैं। हम में से कितने लोग जानते हैं सुअर कैसे पालते हैं? कैसे लिखेंगे उसके बारे में? कोई सुअर मरता है तो क्या पीड़ा होती है, कैसे लिखेंगे? या उसे मारा कैसे जाता है? क्या किसी ने सुअर का गोश्त खाया है? वो अपने त्योहारों में सुअर का गोश्त खाते हैं। तो हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, उन्हें जानने की। और आपने, मुझे हमेशा ये होता रहा इस उपन्यास को पढ़ते हुए, और इनसे बात भी हुई तो एक बार इन्होंने कहा कि जो आज बता रहे थे कि झारखंड में बहुत समय तक रही, वरना मुझे लगा, हमेशा लगता रहा कि आप तो बनारस भी हैं, पूर्व उत्तर प्रदेश भी हैं, फिर दिल्ली में रही, आपको इतनी विश्वसनीय जानकारी कैसे हासिल हुई, इस तरीके से कैसे उसको ट्रीट किया। तो खैर, आपने वो जीवन एक तरीके से बाहर से ही सही बहुत करीब से जाकर के जिया है। तो जरूरत उन समाजों पर निगाह डालने की है। 3 भौगोलिक द्वीप हैं इस उपन्यास के। एक, जैसा मेरे लिए आसान किया, अल्पना जी बहुत विस्तार से बताया, जैसा बताया, हरियाणा है। हरियाणा का गांव समाज जो पितृसत्तात्मक है, जहाँ स्त्री केवल एक देह है, खास तौर से वह स्त्री जो खरीद करके लाई गई है। हम सब जानते हैं कि, और वो बहुत समय से जनसंख्या जनगणना हुई नहीं है, लेकिन जो आखिरी जनगणना उपलब्ध है उसके आंकड़ों से हम जानते हैं कि वहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत देश में सबसे कम है। उसकी मूल वजह यही है कि स्त्रियों के प्रति कोई सम्मान का भाव वहाँ नहीं है। परिवार नहीं, तो परिवार के परिवार, उसमें स्त्रियां भी शामिल हैं, माताएं भी शामिल हैं। वे नहीं चाहते कि कन्या का जन्म हो घर में, कन्या भ्रूण हो तो उसकी हत्या कर दी जाती है। वो इस उपन्यास में आता है। और क्योंकि स्त्रियों की संख्या कम है तो पत्नियां चाहिए, शरीर की जरूरत है, और परिवार को भी आगे बढ़ाना है, तो वो बाहर से ऐसे गरीब समाजों से, झारखंड से, उड़ीसा से, अन्यत्र वहाँ से आदिवासी परिवारों से लोगों को खरीद के लाते हैं। और वहाँ सरजू महतो जैसा
पिता उसे बेचने को मजबूर होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को भाग नहीं दे पा रहा होता है। पूरे परिवार को ये सुकून होता है कि कम से कम भाग तो मिलेगा उसे, इसलिए लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वो जो वहां गई उसके बारे में कोई जानकारी वापस नहीं मिलती, न ही उनके पास कोई साधन है, न ही उन्हें पैसे दे करके, मूल दे करके खरीद के ले आने वाले कोई सूत्र छोड़ के जाते हैं कि हाँ संपर्क करो। तो फिर पता नहीं चलता वो कहाँ गई। इस उपन्यास में ही बहुत सारी बात आपने कही और असंबद्धता के सिद्धांत की बात की। पहली बेटी सरजू महतो की रानी सुंदरी का विवाह होता है या बिक्री होती है, उसके बारे में उपन्यास आगे कहीं कोई चर्चा नहीं करता। दूसरी लड़की इनारा के बारे में विस्तार से बातचीत होती है। तो मैं फिर बहरहाल उस पर आगे आऊंगा। मैं कह रहा था कि इसमें 3 जो कथा भूमि है, भौगोलिक कथा द्वीप हैं, वो 3 हैं। पहला पितृसत्तात्मक समाज हरियाणा का, दूसरा उससे लगा हुआ दिल्ली, जो दिल्ली न हो, चूंकि हरियाणा से लगा है इसलिए दिल्ली है। दिल्ली न हो तो कोई भी शहर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मंडी है, बाजार है, उस बाजार में स्त्रीदेह भी है। वहीं उसी हरियाणा के छोटे से जंगली इलाके से पलाश आती है, नौकरी करने की इच्छा लेकर के आती है, एजेंसी के जरिए लाई जाती है, और कैसे कैसे उसे उसकी खरीद फरोख्त होती रहती है, कैसे उसके शरीर को बेचा जाता है। तो ये मंडी तो हर जगह पूरी दुनिया में मौजूद है, दिल्ली भी है उसमें। और तीसरा जो उत्स है पूरी कथा का, वो है छोटा नागपुर। आपने संथाल परगना की बात का नाम लिया। उपन्यास में छोटा नागपुर शायद एक बार जिक्र होता है उसका। संथाल परगना उसी का हिस्सा है, और वहाँ के जंगल। ये जो बात, जो विषय रखा गया, इसके उपन्यास लेखन का वर्तमान परिदृश्य, ये अस्मिता विमर्श की ओर इशारा तो करता है, लेकिन ये वर्तमान परिदृश्य, चाहे वो गरिमा जी का उपन्यासों में चंद्रकला जी को उद्धृत नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो उपन्यास मैंने नहीं देखा है, चाहे वो गरिमा जी का उपन्यास हो या अल्पना जी का, ये स्त्री विमर्श के साथ साथ दुनिया भर की और चीजों पर निगाह डालती है, वो सारे सवालात करती है। अभी अल्पना जी बोलते हुए वो स्त्री अधिकारिता की बात नहीं कर रही थी, अभी सोनम जी ने न्याय की बात की, किसी ने ट्रैफिकिंग की बात की। राजनीतिक रूप से जो दगाबाजी की गई देश के आम नागरिकों के साथ पिछले 75 सालों में, ये उपन्यास उसकी भी कथा कहती है। ये भारतीय जनतंत्र के असफल होने की कथा है, जिसमें अगर हम कहते हैं कि हर नागरिक बराबर है और बराबरी का हक नहीं है, हर नागरिक को बराबर का भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, एक नागरिक को दूसरा नागरिक खरीद सकता है, तो यह तो व्यवस्था की असफलता ही है। और 75 साल कम नहीं होते, कई पीढ़ियां बीत गई इस अवधि में। आपने उसमें डूब करके ये उपन्यास लिखा है, और उसमें विश्व मतलब आप बता ही रही कि स्वयं ये संथाली गीत हैं, उसके हिंदी अर्थ भी हैं जिनसे हम आप समझ सकते हैं, और उन गीतों में आप इतना रम गए कि बार बार थिरक करती थी। उन सबसे उससे एक तरीके से विश्वसनीयता मिलती है। दूसरी थोड़ी सी इसमें थोड़ा मुझे झोल लगा कि भाषा में जो लोक भाषा आती है वो संथाली नहीं है। वो संथाली देने से शायद ये लेकर की मजबूरी रही होगी, देने से शायद संप्रेषित नहीं होती बात, वहां पे भोजपुरी आ जाती है। लेकिन भोजपुरी हो या अवधी हो, उससे आत्मीयता आती है भाषा में। लोक भाषा भी जो आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गीत जहाँ हैं वो बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे संथाली गीत हैं। तो वो आपके शोध को भी जताता है, और आपकी उसमें आपने भाषा सीखी, ये बड़ी बात है। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, और हम हिंदी भाषी लोग बहुत कम भाषाएं, अपनी भाषा या अपनी बोली जानते हैं, उसके अलावा नहीं जानते, अंग्रेजी भी कायदे से नहीं जानते। 2 चीजें इसमें हैं जो पूरे उपन्यास को, इन तीनों द्वीपों को, कथा द्वीपों को जोड़ती हैं। एक तो वो भदेश और क्रूर पितृसत्तात्मक समाज, और दूसरी विश्वास की, भरोसे की बड़ी सूक्ष्म डोर, जिसके 3 स्त्री पात्र हैं। एक संतोष जो इनारा के गांव की स्त्री है, वहाँ विवाह होके आया उसका, वो भी शोषित है, और आखिर में उसकी
उसकी कही है कि एक्टिविज्म की वजह से उसे वापस मैके भेज दिया जाता है, ससुराल वाले उसे वापस भेज देते हैं। और 2 दिल्ली में रह रही महिलाएं पद्मजा और संध्या। पद्मजा और संध्या के बारे में पढ़ते हुए मुझे अचानक कौन थी बेंगलुरु की जिन्हें गोली मार दी गई, गौरी लंकेश की याद आई। वही सेम आप अपने समय को अपनी कथा में पिरोती हैं। ये बड़ी और ये कि हम अपने समय को जो जी रहे हैं वो हमारे लेखन में कैसे आए, ये चुनौती हर लेखक के सामने होती है और आपने उस चुनौती को स्वीकार किया है, उससे बार बार वहाँ पर आप अचानक वो चीज आ जाती है। गौरी लंकेश मारी गई, कथा की जरूरत थी कि वो प्रोटैगनिस्ट जीवित रहे, बात को आगे लेकर चले, तो वो विकलांग हो जाती हैं, चल फिर नहीं सकती, फिर भी वो वकील हैं, वकालत करती हैं और पलाश की कथा को पलाश की बात जब आती है जो जिसकी खरीद फरोख्त होती है तो आपको छोटा नागपुर के वो वन याद आएंगे, पलाश के वन, जिसमें आप जाते हुए डरेंगे। ये पलाश ये पात्र और वो वन दोनों एक दूसरे में गड्ढमड होते हैं, एक दूसरे के प्रतीक बन जाते हैं और यदि आप वहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी आंखें पसीजेंगी, आपका मन कांपेगा। पलाश की कथा जो स्त्री पलाश है उसकी कथा वही है जो पलाश के जंगल की कहानी है। और जैसा अर्चना जी ने कहा कि लड़ाई केवल स्त्री शरीर की नहीं है, उस भूमि की भी है, उस जंगल की भी है। एक राज्य बनता है या अनेक राज्य बनते हैं, अनेक लुभावने नारे दे करके, आपको इस्तेमाल करके, और फिर जो वहाँ के नागरिक हैं, जो जंगली लोग हैं, वो ठगे से रह जाते हैं। वो जहाँ थे वहीं रहे या और ज्यादा शोषण हुआ। अगर वो जुबान खोलेंगे तो नक्सली कहा जाएगा, रात में पुलिस आएगी, हत्या, बलात्कार, गोलीबारी और सवेरे खबर, इतने नक्सली मारे गए। ये नक्सली बनने की प्रक्रिया को भी बताता है उपन्यास कि कौन सी स्थितियां हमें मजबूर करती हैं कि हम विरोध के स्वर उठाएं, हम विरोध में हथियार उठाएं, ये भी बताती है। हालांकि वो पक्ष बहुत दबे स्वर में आया लेकिन है। तो कुल मिला के मुझे ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और हालांकि 19 में आया था उपन्यास, आज चर्चा कर रहे हैं, 2019 में आया। उसके बाद 2 साल हम कोविड से ये रहे, बीच में अनेक समीक्षाएं छपी, चर्चा बहुत हुई इसकी, यहाँ चर्चा शायद पहली बार हो रही है। 1-2 चीज जो खटकी, जो मैंने जिक्र किया था इनसे फोन पर चर्चा में, वो फिर वही असंबद्धता का तर्क देकर के निकल चुकी हैं कि भाई सोन चंपा की एक लोक कथा से शुरुआत होती है उपन्यास की। उसमें जो पहला अध्याय है उसमें सोन चंपा है, वो किसी वन देवी सरीखी है। वो एक अभिशप्त राजकुमार को शाप मुक्त करती है अपने बाण से, और उसे ये आवाज सुनाई देती है कि जंगल में ये बाहरी लोग आ रहे हैं, दिक्कू आ रहे हैं, दिक्कू अर्थात डाकू या बाहरी लोग आ रहे हैं, वो लूट पाट रहे हैं, और वो उन्हें बचाने निकलती है, लेकिन बचा तो नहीं पाती। ये प्रश्न है कि सोन चंपा कहाँ गई। उसके बाद सारा उपन्यास स्त्री दमन का उपन्यास है। शुरुआती पर एक अध्याय केवल स्त्री की शक्ति का उपन्यास है। कहीं वो सोन चंपा किसी और रूप में आती तो शायद उपन्यास का स्वरूप दूसरा होता। उसी तरीके से इस उपन्यास में जितने भी पुरुष पात्र हैं सब खल हैं, सब खल पात्र हैं। नहीं, बीजू कहाँ है? बीजू बौरम है, बेवकूफ है, उसकी कोई सकारात्मक भूमिका नहीं। एक मात्र जो उन्हें पुरुष तो का पिता भी है जो अपने बच्चों को बेच रहा है, और बीजू भी है जो अपनी बहनों को बिकते हुए देख रहा है, लेकिन वो बौरम है, वो अनाप शनाप बोलता है, सकारात्मक कुछ नहीं कर पाता, और तो और अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता। तो ये दूसरा मिला कि उसमें समाज की सच्चाई हो सकता है इससे अलग हो कि सारे पुरुष खल न हो। बाकी बहुत सारी बातें हुई है, मैंने बहुत समय हो चुका है, इस पर और विस्तार से लिखा जाएगा। आपसे धन्यवाद।